गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वापस यहाँ पर है फॉर्म्स ऑफ एवोल्यूशन पढ़ने के बारे में। अगर हम फॉर्म्स ऑफ एवोल्यूशन को देखना चाहें तो ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं यानी कि ये काम करने के आधार पर अलग होते हैं, प्रकृति के आधार पर अलग होते हैं, इम्प्लीमेंट करने के आधार पर अलग होते हैं। तो इसकी वेरियस फॉर्म्स आर देयर, बहुत सारे फॉर्म्स पाई जाती हैं और मेनली जो इसकी फॉर्म्स जो शिक्षा के क्षेत्र में चलती हैं वो दो तरह की चलती है, समेटिव एवोल्यूशन और फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे। कल हमने इसको थोड़ा सा देखा था लेकिन बहुत कम टाइम बचा था तो हम इसको पूरा कर नहीं पाए, तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एवोल्यूशन, दो तरह के फॉर्म्स पॉपुलर हैं जो अपना एजुकेशन सिस्टम है इसमें। तो अगर आपको जनरली ध्यान हो या जब आप पढ़ रहे हो उससे बहुत समय पहले यानी कि 10 से 12 साल पहले का जब आप एटमॉस्फेयर देखोगे स्कूल का, या 12 से भी पहले की और बात कर लो, तो टेस्ट का जो फॉर्मेट है वो तो था ही नहीं। टेस्ट बहुत कम होते थे, नहीं होते थे जनरली। अगर कोई स्कूल अपने स्तर पर या कोई टीचर अपने बेसिस पे लेना चाहें तो वो लेते थे, अन्यथा कोई टेस्ट होते नहीं थे। तो फिर क्या होता था, सीधे एग्ज़ाम्स होते थे जिसमें कि हाफ ईयरली और ईयरली एग्ज़ाम्स शामिल होते थे, जैसे कि हम अर्धवार्षिक परीक्षाएं और वार्षिक परीक्षाओं के नाम से जानते थे। तो जो ये हम कहते हैं वार्षिक परीक्षाएं और अर्धवार्षिक परीक्षाएं, इन्हीं को ही समेटिव एवोल्यूशन कहा जाता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं ये ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल का मतलब ये पारंपरिक तौर पर काम करता है। और इस समय तक जो मानसिकता थी वो ये थी कि बच्चों को थोड़ा सा डरा कर रखा जाए, धमका कर रखा जाए। स्कूलों में पिटाई भी होती थी बच्चों की, मारा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब एजुकेशन सिस्टम है वो अब कम्प्लीटली चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है, यानी कि जो सारा बर्डन है वो टीचर्स पे डाला जाता है, पाठ्यक्रम पे डाला जाता है और अन्य जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर डाला जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उन पे कोई ज़्यादा बर्डन अब नहीं डाला जाता। और अगर हम विपरीत दिशा में देखें तो हम ये पाते हैं कि पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ज़्यादा सोच समझ नहीं थी, बस हाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन आजकल जो कंपटीशन का दौर चल रहा है तो हर लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस है। पहले जो परसेंटेज बनती थी वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 45 से अबव जाती थी, तो हाँ मान सकते हो कि 55 के अंडर रह जाती थी। 55 में तो गोल्ड मेडलिस्ट बन जाते थे, और अगर आजकल किसी बच्चे के 55 बन जाए तो वो तो अपने आप में एक क्राइसिस है। हम 90 से नीचे बच्चों से एक्सपेक्ट ही नहीं करते। तो CBSE बोर्ड जो कि सारे देश के स्कूल्स हैं संचालित करता है, उन्होंने देखा कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्रेशर पड़ रहा है इस एवोल्यूशन का। तो उन्होंने देखा कि ये जो इवोल्यूशन है इसमें सिर्फ पेन पेपर टेस्ट पर डिपेंड करता है, और पेन पेपर टेस्ट पे एक ट्रेडिशनल सिस्टम से हम बच्चे को इवेल्यूएट करते हैं, यानी कि जो उसके अदर क्वालिटीज़ हैं, उसके जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यानी कि अगर आपने वो 3 इडियट पिक्चर देखी हो तो उन्होंने कहा था कि आप अपना जो प्रोफेशन है वो उसको बनाओ जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। और एक एग्जाम्पल दिया गया था कि अगर सचिन तेंदुलकर को कहते कि इंजीनियर बन जाए या लता मंगेशकर को कहते कि डॉक्टर बन जाए, तो आज वो कहाँ होते। तो उनमें कौन सी जो डोमेन था वो ज़्यादा था, साइकोमोटर डोमेन ज़्यादा था। अगर आप लता जी की बात करें तो उनमें अफेक्टिव डोमेन यानी मन के द्वारा जो सोचना, गीत गाना, तो ये अफेक्टिव डोमेन में आएगा, जो आपके व्यक्तित्व पे, आपके दिल पर जो चीज़ें असर करती हैं वो अफेक्ट करती हैं आपको, तो अफेक्टिव डोमेन में आ जाते हैं। तो और जो खेलकूद से संबंधित प्रक्रिया होती है वो साइकोमोटर डोमेन में आती है। और अगर हम बात करें टीचर बनने की, या हम बात करें डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, तो ये ज़्यादातर आपकी मेमोरी बेस्ड होती है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है वो किस में आएगी, कॉग्निटिव डोमेन में। तो पहले जो था वो पूरा का पूरा जो एम्फेसिस था वो सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन पे रहता था, जबकि बाकी के जो डोमेन थे यानी कि जो क्षेत्र थे उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता था। हमने ये भी देखा था जो इवोल्यूशन वर्ड है
वो किसने दिया है? वो BS ब्लूम ने दिया है। उन्होंने ही बालकों के जो 3 एस्पेक्ट्स बताए थे, डोमेन बताए थे, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। तो उन्हीं को आधार मानकर आगे जब इवैल्यूएशन किया जाता है तो ये 2 तरीके से किया जाता है। तो पहला हम इसमें देखेंगे समेटिव फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन यूज्ड फॉर मेकिंग जजमेंट्स फॉर क्लासीफाइंग एंड ग्रेडिंग प्यूपिल्स इनटू कैटेगरीज। तो हमने ये देखा था कि ये जो बच्चे हैं ये इनको कैटेगरीज में डिवाइड कर देता था। कैटेगरीज से मतलब वो इस तरह की कैटेगरी बना देता था कि ये बच्चा पास है और ये बच्चा फेल है, ये स्लो लर्नर है और ये इंटेलिजेंट है। तो वो 2 तरह की कैटेगरी बना देता था। या फिर ये बिल्कुल ही अनपढ़ है, या आप कह दो कि ये अच्छा बच्चा नहीं है और ये अच्छा बच्चा है। तो ज़रूरी नहीं है जो बच्चा खेल कूद कर रहा है वो अच्छा बच्चा नहीं है, या बच्चा जो सिर्फ पढ़ रहा है वो हर तरीके से अच्छा बच्चा है। ये कभी भी जो ग्रेडिंग वाला ये है कैटेगरी बनाना, ये कहीं पे भी वाजिब नहीं था। तो जो समेटिव फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन है ये क्या करते थे? यूज्ड फॉर मेकिंग जजमेंट्स। मैंने आपको इवैल्यूएशन के लिए बताया था कि हमें जजमेंट की ज़रूरत होती है। मूल्यांकन का अंतिम कार्य क्या है? निर्णय देना। हम लास्ट में क्या देते हैं? कुल मिलाकर एक निर्णय देते हैं कि ये बालक कहाँ पर स्टैंड करता है। तो जो समेटिव टाइप का जो इवैल्यूएशन था वो जनरली पेन पेपर या इंटेलेक्चुअल पे बेसिस था, और ये क्या करता था? फॉर क्लासीफाइंग एंड ग्रेडिंग प्यूपिल्स इनटू कैटेगरीज। और ये बच्चों को क्लासीफाई यानी ग्रेड के अकॉर्डिंग कैटेगरीज में बांट देता था। तो अगर अभी आपने मार्कशीट देखी हो तो उन बच्चों के लिखा हुआ ही नहीं आता वो फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है। वो ग्रेडिंग भी आजकल बहुत कम कर दी गई है, अलग अलग जगह ग्रेडिंग नहीं होती, सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जनरली ग्रेडिंग अब आती है। परसेंटेज बेस है वो तो उसमें हटा ही दिया गया है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन और जजिंग इन ट्रेडिशनल वे। तो जो समेटिव इवैल्यूएशन है ये कैसा था? ट्रेडिशनल सिस्टम था, यानी कि शुरू से इसी तरीके से चलता आ रहा था कि आपने कक्ष में बालक को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आंसर लिखवा दी, कॉपी बंद, और घर जाओ उसको याद कर लो, फिर भूल जाओ तो भूल जाओ और नहीं भूलो तो कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ते रहो। फिर इसी तरह से 6 महीने निकलेंगे। 6 महीने के बाद उसका रिवीजन अगर हो सके तो आप कर लो, नहीं हो सके तो टीचर की ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं है कि बच्चे ने कितना सीखा था। टीचर की तरफ से हाफ ईयरली का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चा उसको घर जाके लर्न कर रहा है, नहीं कर रहा, उसने उसमें से कुछ सीखा नहीं सीखा, इससे ज़्यादा सरोकार नहीं रखा जाता था। और हाफ ईयरली का पेन पेपर टेस्ट हो जाएगा तो बच्चे क्लासीफाई हो जाएंगे। ये बच्चे फर्स्ट डिवीज़न के हैं, 60 से ऊपर हैं या 80 से ऊपर हैं, और ये बच्चे कम परसेंटेज वाले हैं तो ये अच्छे बच्चे नहीं हैं। पहले परिभाषा ये रहती थी अच्छे बच्चों की परिभाषा, जो इंटेलिजेंट है, और जो इंटेलिजेंट नहीं है वो गंदे बच्चे। इस तरीके से एक क्लासिफिकेशन कर दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं जो ये बालक है उसके जो मन पर बहुत विपरीत प्रभाव डालता था। विपरीत प्रभाव से मतलब बालक में हमेशा एक हीनता की भावना रहती थी कि मेरी परसेंटेज कम है, या ये जो दूसरा बालक है ये मुझसे कहीं श्रेष्ठ ज़्यादा है। तो ये श्रेष्ठता की भावना लाता था, डिस्क्रिमिनेट करता था बच्चों को सिर्फ 2 पार्ट्स में। ये जो बालकों में छुपी हुई खूबियाँ थी उनको नहीं पहचानता था, ये बस इतना देखता था कि किसके कितने नंबर आए। तो ये एक ट्रेडिशनल वे था और धीरे धीरे इस वे को हटा दिया गया है। अब हम जो करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मेट नहीं है, ये फॉर्मेट भी है, लेकिन इसके साथ दूसरा फॉर्मेट भी जोड़ दिया गया है ना, कि इसको इम्प्रोवाइज़ कर दिया गया है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप नेगेटिव फीलिंग्स अमंग द स्टूडेंट्स। और जब स्टूडेंट के ऊपर इतना सारा बर्डन आएगा हर अलग अलग चीज़ों का, तो उसमें नेगेटिव फीलिंग्स आना बिल्कुल प्रॉपर बात है कि हाँ, जब बच्चे को कहा जा रहा है बार बार पेरेंट्स के थ्रू कहीं वो खेलने जा रहा है, वहाँ पे स्कूल में क्लासरूम्स में मतलब उसका जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वहाँ पे उसको परसेंटेज को लेकर उसको आंका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें नेगेटिव जो फीलिंग्स हैं वो घर कर जाती थी और वो आती रहती थी। फिर क्या होगा, जब आप में नेगेटिविटी होती है और आप में सक्षमता नहीं होती, तो आप उसको पॉजिटिव वे में बनाने के लिए, यानी कि उस काम को करने के लिए कोई ना कोई ऐसे चीज़ें चुनोगे जो कि अनफेयर मीन्स होती है। यानी कि बच्चे को अगर नहीं आ रहा तो उसको पता है अगर मैं चीटिंग करूँगा
तो मैं पास हो जाऊंगा और मेरे भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो अनफेयर मीन्स वो यूज़ करने लग जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी बारे में है, स्टूडेंट्स में गेट फेयर और अनफेयर मीन्स टू गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है किसी एग्ज़ाम्स को पास कर लेना है, उसमें सफलता प्राप्त करना। तो स्टूडेंट्स में गेट फेयर और अनफेयर मीन्स वो स्टूडेंट को जो सही लगता है वो पर्ची बनाना, चिट्ठा बनाना, हाथ पे लिख के ले जाना, कॉपीज़ में लिख के ले जाना, अलग अलग वे ढूंढता था चीटिंग करने के। यानी कि जो बच्चे का माइंड है वो पढ़ने की जगह किस चीज़ में ज़्यादा आ गया, चोरी करने में, या आप कहो कि चीटिंग करने में। तो कहीं ना कहीं ये बालक को सकारात्मक स्थिति में ले जाने की जगह कैसी स्थिति में ले जा रहा है, नकारात्मक स्थिति में ले जा रहा था। तो फिर इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करने के लिए क्या हुआ कि जो सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने सबसे पहले सीसीई पैटर्न, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन को डाला। तो इसमें इन्होंने समेटिव एग्ज़ाम्स, समेटिव इवैल्यूएशन के साथ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी किया। तो ये क्यों किया गया, हम पढ़ते हैं इसको। टू ओवरकम द डिफेक्ट्स ऑफ समेटिव फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन। तो इन्होंने क्या करा, जो डिफेक्ट रह गए थे समेटिव इवैल्यूएशन में, उसको ओवरकम करने के लिए, उनको सुधारने के लिए ये वाला फॉर्मेट निकाला। अब ये किस चीज़ पे ध्यान देता था, फोकस ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग देन दैट गिविंग देम ग्रेडिंग। तो ये स्टूडेंट के सीखने पे ज़्यादा जोर देता था, अपेक्षाकृत कि उनको ग्रेडिंग सिस्टम में बांट दिया जाए। मतलब अगर हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो शिक्षा का अगर सामान्य अर्थ देते हैं तो होता ही सीखना है। शिक्षा को अगर हम एक शब्द में क्लासिफाई करते हैं तो सीखना होता है। तो जो सीखने की प्रक्रिया है उस पर ज़्यादा बल दिया जाएगा। अपेक्षाकृत हमें इस बात के ध्यान दें कि जो हमारा बालक है वो ग्रेडिंग ला रहा है या नहीं ला रहा। यहाँ पे भी मैं आपको 3 इडियट का एक उदाहरण देना चाहूँगी कि वो जब क्लासरूम्स में पढ़ते हैं तो वो पूछता है व्हाट इज़ अ मशीन। तो जो आमिर खान होता है वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता है कि जो भी काम करते आप, एक कोई ऐसी चीज़ जो आपका काम का बर्डन रिड्यूस कर दे वो मशीन होती है। तो वो कहता है नहीं, ये नहीं, डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन क्या है। तो उसमें जो एक चतुर होता है वो एक रटी रटाई परिभाषा को बोलता है, बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा, और उसके बाद उसके लिए तालियां बजाई जाती है। तो जनरली बच्चे ने ये नहीं सीखा कि मशीन का काम क्या है, वो क्या काम करती है। उसको सिंपल एस्पेक्ट में सीखने की जगह उसको रटने पे बैठ गए। तो ये वाली जो चीज़ है, तो उसने कहा था कि रटने पे मत जाओ, उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को सीखो, उसका क्या मैकेनिज्म है हमें वो पता होना चाहिए, उसके आधार पे हमें काम करना चाहिए। तो यहाँ पे इसी बात पे फोकस किया जाता है कि जो स्टूडेंट है वो उन चीज़ों को सीखे, ना कि उनको रटे। रटने से अच्छा है कि बच्चा ग्रेड कम लाएगा, हो सकता है मार्क्स कम हो, लेकिन जो अगर वो सीख कर आगे बढ़ा है तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब कोई क्वेश्चन घूम के पूछा जाएगा तो जो इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वही उत्तर दे पाता है। रटी रटाई प्रणाली यानी कि रोटे मेथड से आप काम नहीं कर सकते। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इवैल्यूएशन की, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक तरह से कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, लगातार चलता है। इट गोज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टीचिंग। तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है इसकी क्या खासियत होती है कि जो टीचर है वो क्लास को पढ़ा रहा है, क्लास ख़त्म हुई, आपका यूनिट या चैप्टर आपका ख़त्म हुआ, उसके बाद आप तुरंत बच्चों से पूछने लग गए, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि या उनसे रिलेटेड कोई केस स्टडी का रिज़ल्ट पूछ रहे हैं, आप उनसे कोई टास्क करने के लिए कह रहे हैं, तो बच्चा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर कर पा रहा है तो वो सीख चुका है, अगर नहीं कर पा रहा तो वो नहीं सीखा। अब अगर नहीं सीखा तो यहाँ पे उसको मौका दिया जाएगा वापस सुधारने के लिए, यानी कि उसको वापस रिफॉर्म करने के लिए यहाँ पर मौका है। आप दोबारा पढ़िए, दोबारा सीखिए। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन में दोबारा मौका नहीं दिया जाता, वो उसका तुरंत रिजल्ट बता दिया जाता है। वहाँ सुधारने की गुंजाइश जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। और सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, इवैल्यूएशन इज़ कॉम्प्रहेंसिव बिकॉज इट कवर्स ऑल द कॉम्पिटेंसीज टेकन इनटू द करिकुलम। और जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, जो करिकुलम हमारा दिया हुआ होता है, वो उसको कॉम्प्रहेंसिव वे में पूछा जाता है। ये इवैल्यूएशन कॉम्प्रहेंसिव किया जाता है। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब आप यहाँ पे समझिए कि तीनों डोमेन को शामिल किया जा रहा है। जो हमारा था कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, इन सबको मिलाकर अलग अलग टास्क करवाए जाएंगे, अलग अलग
असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेरीज की जाएंगी, कंपटीशन करवाए जाएंगे। उसके बाद जो है बालक को सुधारने के लिए जो गुंजाइश है वो दी जाएगी। और ये कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए कि कंप्लीट चीज़ों को कवर करके चलता है, जितना भी सिलेबस है, जितना भी पाठ्यक्रम है, उन सब को कवर करते हुए आगे बढ़ता है। फिर है कवर्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये किन चीज़ों को कवर करता है? जो हमने लक्ष्य रखे थे, जो हमने उद्देश्य बनाए थे टीचिंग एंड लर्निंग के, हमारे एजुकेशन के जो लक्ष्य हैं उनको कवर करेगा, उन पे ध्यान देगा कि बच्चा वो उन लक्ष्यों को प्राप्त कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिस लक्ष्य के साथ, जिस उद्देश्य के साथ शिक्षण को व्यवस्था को चला रहे हैं या शिक्षण करवा रहे हैं, तो बालक को वास्तव में सीखने को मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये तो जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के आधार पर बालक को आगे बढ़ाना होता है। जनरली अगर आप सिर्फ उसको हाफ ईयरली या ईयरली में बालक को टच करना चाहो, यानी कि उसी टाइम पे आप देखना चाहो बालक की परिस्थिति, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। बालक की परिस्थिति अप एंड डाउन हो सकती है। एक प्रतिभाशाली बालक है, अगर वो कक्षा में बीमारी के कारण 1 महीना अनुपस्थित रहा है, तो वो प्रतिभाशाली पिछड़े बालकों की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन उसको वापस पिछड़े श्रेणी से वापस प्रतिभाशाली बालक बनाने के लिए जो शिक्षक है वो उसको ध्यान देना होगा उस बच्चे पे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो हमने शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य बनाए हैं उनको कवर करने वाला होना चाहिए इवैल्यूएशन। फिर है लास्ट पॉइंट, बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हम जो सीखते हैं कुछ भी, तो हम इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। इंद्रियों से मतलब होता है जैसे हमारे ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है, तो हम इन सब के माध्यम से सीखते हैं। अब इन सब के माध्यम से जब हम सीखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जिस चीज़ को सीखने में जितनी इंद्रियाँ प्रयोग में आएंगी उतना ही ज़्यादा अधिगम ज़्यादा होगा। तो आप ये मानकर चलिए कि जो कक्ष में सिखाया जाता है वहाँ पर आपकी 2 इंद्रियाँ साथ साथ काम करती हैं या 2 से ज़्यादा काम करती हैं। आप वहाँ बैठे हुए हो तो आपकी त्वचा विद्यमान है, आप देख रहे हो तो आपकी 1 इंद्रिय काम कर रही है, आप सुन रहे हो तो आपकी दूसरी इंद्रिय काम कर रही है, और जब आप लिख रहे हो तो त्वचा आपकी वहाँ पे काम कर रही है। तो तकरीबन 3 इंद्रियाँ लेकर हम वहाँ पर बैठे रहते हैं। तो वहाँ पर जब हम सीखते हैं तो सीखने की परिस्थिति ज़्यादा अच्छी होती है अपेक्षाकृत आप खुद पढ़ रहे हो। तो मिनिमल लेवल ऑफ लर्निंग का मतलब होता है MLL का, कि बालक से उम्मीद की जाए कि वो मिनिमम तो सीखेगा। यानी कि इसको जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है वो इस तरह का है कि जब एक कक्ष में एक शिक्षक सिखाता है तो मिनिमम 80% बच्चे उस चीज़ को सीख जाते हैं और 80% मात्रा में ही सीख जाते हैं। जो शिक्षक के एफर्ट्स हैं वो वहाँ पर उतने काम करते हैं। अब वो सीखने के बाद उनको बाद में कितने टाइम तक याद रहता है ये पता नहीं है, लेकिन हाँ एक बार तो वो कॉन्सेप्ट जो है बालक का वो क्लियर हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल है, ये इस बात पे सिद्धांत पे आधारित था फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, कि जो आप बालक को करवाओगे वो 80% के आसपास बालक सीख जाएगा। जो आपने 100% करवाने की कोशिश करी है तो बालक उसको 80% सीख जाएगा। जैसे कि आपने एक पाठ पढ़ाया, छोटा बच्चा है 1st 2nd क्लास का, और आपने उसको माय फैमिली एक चैप्टर करवाया है। माय फैमिली पे से आपने एक टास्क दिया कि आप अपना फैमिली ट्री बनाओ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो न्यूक्लियर फैमिली में होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जॉइंट फैमिली में होंगे। तो यहाँ पर बालक क्या सीखेगा, न्यूक्लियर फैमिली के और जो जॉइंट फैमिली है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको सीख जाएगा। कब सीखेगा, जब वो उस टास्क को करेगा। और टास्क करवाना किसके अंतर्गत में आएगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत आएगा। तो जब बालक को सब जनों की फ़ोटो लाएगा, उनका नाम लिखेगा, वो उनके रिलेशन लिखेगा, तब जब वो इस टास्क को कंप्लीट करेगा तब वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस सीख चुका होगा, क्योंकि उसने लर्निंग बाय डूइंग किया है, खुद ने करके सीखा है। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है इन चीज़ों के लिए। और यहाँ पर हमने इस तरीके से देखा कि समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।